देशवासियों को विश्वास दिलाया कि सरकार भारत को आगे ले जाने के अपने संकल्प में पीछे नहीं हटने वाली है। पीएम ने कहा कि जैसे जैसे भारत ताकतवर होगा, देश की चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। उन्होंने वैश्विक समुदाय से देश के इतिहास को समझने की अपील की और कहा कि चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, चुनौतियों को चुनौती देना भारत की फितरत में है। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। बुद्ध के देश में युद्ध नहीं जैसे संदेश से पूरी वैश्विक बिरादरी से शांति की अपील करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भारत की तरफ से नेट जीरो के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों की तरफ जिस तरह भारत आगे बढ़ा है, वैसा G20 के अन्य देश नहीं कर पाए हैं। पीएम ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में देश के बढ़ते कदमों का भी जिक्र किया। पेरिस एकॉर्ड के अंदर जो टारगेट हमने तय किए थे, उन टारगेट को समय से पहले पूरा करने वाला G20 देशों के समूह में अगर कोई है तो एकमात्र मेरा हिंदुस्तान है, एकमात्र मेरा भारत है। और इसलिए गर्व होता है साथियों, हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। हमारी रेलवे को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उसको एक नई ताकत देने वाली है और ये बदलाव का फल मेरे देश के सामान्य परिवार को मिला, विशेष करके मेरे मध्यम वर्ग को मिलेगा जब उसका बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा। जो हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं। बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई है, बहुत तेजी से उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है और भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में हम जाना चाहते हैं। और ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, क्लाइमेट की चिंता तो है ही है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में जारी मौजूदा गतिरोध पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने आशा जताई कि वहां पर जल्द ही हालात सामान्य होंगे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। भारत की वैश्विक छवि में आए परिवर्तन का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि G20 की बैठकें पूरे देश में हुई, अलग अलग शहरों में हुई। इससे साबित होता है कि भारत में बड़े से बड़े आयोजन की क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में बहुत सारे अहम बिंदुओं को टच किया, अहम आयामों को खोला,
उस पर चर्चा की। और हमारा जो आज का विशेष है वो भी यही है कि विकास की व्यवस्था बनाने का संकल्प। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज लाल किले की प्राचीर से बहुत सारी अहम बातें कही, उसका लबोलुआब ये कि किस तरह से विकास की व्यवस्था और 2047 तक हम कैसे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएं, इसका संकल्प एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने दोहराया। इस विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कपूर जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी हैं। विजय जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। शुरुआत विजय जी आप ही से करना चाहूंगा। बहुत सारे बिंदुओं को प्रधानमंत्री ने उस पर चर्चा की, चाहे वो भारत की बात हो या फिर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की बात हो। आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि तमाम बिंदु हैं, उन पे समय की भी कमी है, लेकिन एक लबोलुआब कैसे देखते हैं कि विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, उस दिशा में भारत किस तरह से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? असीम, एक तो आपके माध्यम से देश को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, आपको भी। प्रधानमंत्री जी का पूरा जो भाषण है उसकी थीम आप देखेंगे तो वो विकसित भारत 2047 पर है। और जब आप विकसित भारत 2047 की बात करते हो तो वो पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं है, वो रिपोर्ट कार्ड नहीं है। दोनों तरह से बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक बात उन्होंने की कि प्रोडक्शन क्वालिटी पर उन्होंने बड़ा जोर दिया कि हमारा स्टैंडर्ड जो है दुनिया की बराबर हो जाए, तो हमारी डिमांड, हमारी मांग वो सब बढ़ जाएगी। उसमें इंटर्नशिप का भी जिक्र किया है, क्वालिटी का भी जिक्र किया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, बांग्लादेश के रेफरेंस में भी की और वैसे भी की, कि भारत किसी के लिए खतरा नहीं है। भारत की ताकत जो है, भारत जब आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, तो वो दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है, वो उसका सहयोग बन सकता है। बांग्लादेश की भी जब चिंता वो कर रहे हैं तो वो वहां की सरकार को लेकर भी बात कर रहे हैं, और हिंदू जो हमारे अल्पसंख्यक वहां पर हैं, 1.5 करोड़ लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी चिंता भी उन्होंने वहां पर जाहिर की है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि उसे आप देखिए 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी वो अपने 1 घंटे के भाषण में देते हैं। जो 1.5 घंटे का भाषण अब तक का सबसे लंबा भाषण है, 97 मिनट का, उसमें 1 घंटे वो रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड आप कब देते हैं? जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि जो आपने काम किया है उसको सामने रखा जा सकता। नहीं तो अक्सर हम लोग रिपोर्ट कार्ड ही मांगा करते हैं सरकारों से कि आपने क्या किया। और दूसरा अगला जो हिस्सा है वो आगे 2047 तक भारत कैसे जाना चाहता है, कैसे बढ़ना चाहता है, हमारा क्या विजन है, वो बड़ी बात। और भ्रष्टाचार, परिवारवाद, उस पर जिस तरह से उन्होंने साफ साफ खरी बात की है, वो भी ये बात है कि जो समझ आनी चाहिए हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है डॉक्टर अमित, जो आर्थिक एस्पेक्ट है, जो पहलू है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने डिज़ाइन की बात की, डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड, ग्रीन जॉब्स की बात की, सेमीकंडक्टर्स की बात की। कैसे आप देखते हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक एस्पेक्ट को जो टच करने की कोशिश की है, उसके जरिए क्या कुछ संदेश प्रधानमंत्री देना चाह रहे हैं? देखें, जो प्रधानमंत्री ने आज लाल किले पे कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट 2 या 3 चीजें कही, और जिस पे आपने एक बात कही, डिजाइन जी। अगर हम आगे देखें जी, जो आपकी प्रतिस्पर्धा होगी कंपनीज की और देश की, वो डिजाइन के ऊपर ही होगी। क्योंकि अगर हम कोई चीज अच्छी डिजाइन करेंगे, उसके ऊपर वैल्यू बनेगी और उसके ऊपर हम आर्थिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और या कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाएंगे और वो आगे जाएगा जी। उससे हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी बहुत फायदा होगा। उन्होंने उसी के साथ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी बात करी, और उन्होंने कहा कि वहां से एक्सपोर्ट्स जारी होंगे या उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो अगर हम वो डिजाइन ठीक कर रहे हैं, ओडीओपी प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे वो देश की मतलब सभ्यता, कल्चरल एस्पेक्ट को भी दिखाते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट और उस प्रोडक्ट्स, और उससे हम आगे जाएंगे जी। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा, जो स्पेसिफिकली 2 सेक्टर्स की जो उन्होंने बात करी, वो सबसे बड़े ग्रोथ सेक्टर्स होने वाले हैं इंडिया के अंदर। 1 जो है वो ग्रीन एनर्जी या ग्रीन जॉब्स की बात होगी। दूसरा उन्होंने सेमीकंडक्टर्स की बात करी। सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम ऑलरेडी देख रहे हैं उसका जो बेसिक जो चीज है वो शुरू हो चुकी है। जैसे हमारे यहाँ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग है, एप्पल इस वक्त दुनिया के अंदर 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो इंडिया में ही है जी, चाइना के बाद। उसी का जो आगे चीज होने वाली है वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर होगी जी, क्योंकि आगे आप उस वैल्यू चेन में जब आगे बढ़ेंगे वो सेमीकंडक्टर्स पे है, और उस जॉब क्रिएशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और तीसरी चीज जो अब हम ग्रीन जॉब्स की बात करें, अगर हम 500 मेगावाट की बात करते हैं, अभी इंडिया जो है वो लगभग 125 मेगावाट के करीब है जी। तो अगर हम 375 मेगावाट का जो एडिशन है उसका पोटेंशियल देखें, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट देखें, तो वो बहुत बड़ा है जी। तो जो उन्होंने एक विजन दे रहे हैं इस चीज के ऊपर कि इंडिया को करना क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेके आए जी। और उसी के साथ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी कही
जो शायद अभी न्यूज बुलेटिन में आप बात भी करें, बट उन्होंने एक क्वालिटी ऑफ लाइफ और ईज ऑफ लिविंग की बात करी। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। किस प्रकार से इंडिया के अंदर ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहिए और किस तरह के प्रावधान किए गए, जैसे स्पेशली बैंकिंग सेक्टर से ईज ऑफ लिविंग कैसे हुआ जी, हमने जो बेसिक नीड्स थी वो किस तरह से फुलफिल करी हैं लोगों की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं लोगों जी, की, ईज ऑफ लिविंग। जी हाँ जी, उसके बाद आप हमेशा इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। तो जब बेसिक सोशल प्रोग्रेस ठीक है तब आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे जाते हैं। तो जो सरकार ने पिछले 10 साल से जो बात कर रहे वो हैं, बेसिक्स को ही मजबूत करने की कोशिश की गई है। बेसिक मजबूत हुए, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्होंने उसके बारे में भी बात करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लेके जाएंगे, जैसे रेलवेज की बात भी उन्होंने करी थी आज भाषण के अंदर। तो अगर आप बात देखें तो जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है, जो स्पेशली जो गवर्नमेंटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत काफी अच्छा बड़ा है जी। मल्टीप्लायर भी बहुत अच्छा रहता है। आऊंगा इस पे, लेकिन विजय सर, युवाओं की बात की प्रधानमंत्री ने और बहुत ही साफ तौर पे कहा कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आइए, और उन्होंने स्वागत किया कि आप अगर आते हैं तो ये देश के भविष्य के लिए काफी अच्छा होगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? और उन्होंने यूसीसी को लेकर कही कि एक सेक्युलर यूसीसी की जरूरत है आज की तारीख में। जी वसीम, दो बड़े मुद्दे उन्होंने रखे आज। एक तो ये युवाओं वाला है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वंशवाद के खिलाफ है, और 1 लाख लोग, जब नया ब्लड हमारी राजनीति में आ गया, क्योंकि राजनीति मैं समझता हूँ हिंदुस्तान या दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रगति की एक बड़ी वो है, स्तंभ है। राजनीति को हम अलग करके नहीं देख सकते विकास से या देश की प्रगति से। तो यदि उसमें नया ब्लड इन्फ्यूज होता है और एक नए अच्छे ईमानदार मेहनती और भारत को आगे बढ़ाने वाले लोग आते हैं, तो वो एक नई तस्वीर पेश करेगा, और वो जो वंशवाद का जो पूरा का पूरा कोड है, जहर है, वो खत्म होने में मदद मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टीज को, विजय से इसका मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये मैसेज देने की कोशिश है कि आप जब टिकट का बंटवारा करें तो युवाओं को भी ध्यान में रखें। ध्यान में, बहुत मुश्किल काम है वैसे ही है। लेकिन 2 और बड़े मुद्दों पर चर्चा की उन्होंने, यूसीसी को लेकर और एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। यूसीसी पर भी उन्होंने एक बहुत साफ गोई के साथ बात की कि ये कम्युनल कोड जो हम चला रहे थे उससे अब हम सेक्युलर कोड पर चलेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ, छोटा सा टाइम लूंगा कि 1952 में जब हमारे पास हिंदू कोड बिल आया, तो उस समय ये हिंदू की व्यवस्थाओं में जो बदलाव किए गए, उसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब से पूछा गया कि क्या आप मुस्लिम कोड बिल भी लेकर आ रहे हैं? उस समय ये सवाल था। तो उन्होंने कहा अभी उसका समय नहीं आया है, और उसके बाद 70 साल निकल गए हैं, वो समय नहीं आया है। ठीक है, तो कम्युनल कोड बिल या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी जो सबसे मुश्किल मुझे लगती है कि अभी जो सरकार है, क्या वो उस बहुमत के साथ अपने सभी सहयोगियों को और विपक्ष को इस बात पर एकमत कर पाएगी? पहली बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और क्या ये कन्विंस कर पाएगी कि ये एक सेक्युलर सिविल कोड का मतलब है हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम को एक बेहतर तरीके से आगे ले जाना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात जिस पर प्रधानमंत्री बार बार चर्चा करते रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब की रिपोर्ट भी आ गई है, तो क्या उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं? ये दोनों मुद्दे आज की तारीख में जो एनडीए की सरकार है वो 293 के साथ, क्या वो पूरी पार्लियामेंट को या देश के जो राजनीतिक दल है उनको अगर साथ लेकर चल सकते हैं, तो ये बदलाव मुमकिन है, और ये बदलाव देश में एक नए तरीके का बदलाव लेकर आएगा। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने आज कही। समय इतना ही है, हम माफी चाहेंगे आप दोनों मेहमानों से, इस पर और भी चर्चा हो सकती थी लेकिन समय की कमी है। डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ एक बहुत ही